नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सांवर सर में। साथियों, पिछली क्लास में हमने सामाजिक के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भूगोल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज उसी सीरीज को बढ़ाते हुए हम अर्थशास्त्र के जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, उनका अध्ययन करेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्हीं में से आपको परीक्षा के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये मान के नहीं जाना है आपको कि आप सिर्फ यही पढ़ के जाओ। ये नहीं पढ़ना है, इनको आप स्पेशल तरीके से पढ़ना है, एक दो तीन बार रिवीजन करना है इनका, लेकिन पढ़ के आपको पूरा किताब का अध्ययन करके जाना है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है आपका। जैसे पहला पर्सन है, भारत में करेंसी कौन जारी करता है? करेंसी मतलब नोट कौन छापता है, कौन जारी करता है करेंसी आपकी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो परीक्षा के अंदर आपकी आरबीआई भी लिखा हुआ आ सकता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आ सकता है, दोनों एक ही चीज है। यानी जो आरबीआई है उसका शॉर्ट फॉर्म है आपका, सॉरी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम क्या है? मुद्रा है। यानी अपन मुद्रा के माध्यम से कोई वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं, तो विनिमय का माध्यम क्या है अपना? मुद्रा है। फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? पर्सन है आपका, फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी? अमेरिका की है। किस देश की है? अमेरिका की है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका। पर्सन आ सकता है आपकी, फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है आपकी? अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है विदेशी निवेश। क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी भी देश के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करती है, उस निवेश जो पैसा खर्च करती है उसको क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश। आपका है इन्फोसिस कंपनी का संबंध है। पर्सन आ गया, इन्फोसिस कंपनी का संबंध किसके है? आपका आईटी सेल, आईटी से संबंधित है। या उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। क्योंकि शिक्षा के अभाव में ही लोगों का शोषण होता है। क्या होता है? लोगों का शोषण होता है। इसका मूल कारण क्या होगा आपका? अशिक्षा होगा। भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ आपके? 2005 में। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? किसके लिए होती है? फसल उद्योगों के लिए। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कर्ज तभी लेते हैं फसल उगाने या उगाने के लिए। आपके सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है आपका। देखो गुणवत्ता चेक करने का एक मार्क होता है, उसको एक तो आईएसआई होता है, एक मार्क होता है हॉलमार्क। आजकल आपका ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगा होता है कि ये 91.60। इसमें आपका आ गया मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति तथा किसके आधार पर करती है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। यानी जो मानव विकास रिपोर्ट है वो देशों की, दो देशों की, पांच देशों की तुलना किस आधार पर करती है? इसमें शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके आधार पर बताता है कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका बनाया जाता है 24 दिसंबर। यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? 24 दिसंबर। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? कोपरा, COPRA। याद रखना, कोपरा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? कोपरा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। ध्यान रखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति की औसत आय कितनी है, इसके आधार पे अपन पता लग सकते हैं कि देश का विकसित है, विकासशील है। इस आधार पे अपन पता लगाया जाता है। गरीब परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें औपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। किससे होती है? तो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। मानक विकास सूचकांक के कोई दो सूचक बताओ। देखो मानक विकास सूचकांक, उसके कोई दो सूचक है आपके, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारे, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है? मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? आपका संयुक्त राष्ट्र विकास
कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। देखो आपके परीक्षा के अंदर यूएनडीपी आ सकता है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपको लिखना है, पूरा नाम क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला है प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय की क्या परिभाषा होगी, किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल सकता है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर अपन को क्या प्राप्त होती है, कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय के अंदर उसकी कुल जनसंख्या का भाग देते हैं, जो आय प्राप्त होती है वो अपनी कौन सी होती है, प्रति व्यक्ति आय। और इस प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं। अगला है अपने साक्षरता दर। देखो साक्षरता दर क्या होती है, आप क्या समझते हो साक्षरता दर से, साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, वो आपका क्या कहलाता है, साक्षरता दर। यानी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात आपका क्या कहलाता है, साक्षरता दर। ये ध्यान रखना है, इसके अंदर 7 वर्ष या उससे अधिक, क्या याद करना है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में साक्षर जनसंख्या का, शब्द याद रखना, साक्षर जनसंख्या का अनुपात आपका क्या कहलाता है, साक्षरता दर कहलाती है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी राष्ट्रीय आय एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीय या आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय हुआ सकल घरेलू साधन आय प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय, यानी जो घरेलू उत्पाद है उससे आपको जो आय प्राप्त हुई, विदेशी साधनों से आपको जो आय प्राप्त हुई, दोनों का योग आपका क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का कुल योग, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का कुल योग क्या होता है आपका, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का कुल योग याद रखना। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है, आपके प्रश्न आ गया, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। अंतिम वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, किसके लिए, उपयोग के लिए उपभोक्ता तक पहुंचती है, वो क्या कहलाती है, आपकी अंतिम वस्तु। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, प्रश्न आ गया प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। इस प्रश्न का आंसर लिखोगे अल्प बेरोजगारी की वह स्थिति, अल्प बेरोजगारी की वह स्थिति जहां प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम छिपी हुई अल्प बेरोजगारी कहलाती है। यानी अल्प बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें सभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, यानी जिनकी क्षमता थी उससे कम काम कर रहे हैं, वो आपकी कौन सी स्थिति है, अल्प बेरोजगारी स्थिति। इससे किसी भी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, किसी को भी क्या नहीं हुआ, पूर्ण रोजगार, यानी आपने अपनी जितनी क्षमता है उससे कम काम किया तो आपको क्या प्राप्त नहीं हुआ, पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। ये आपकी कौन सी बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। देखो आपको मैंने यहाँ बताया 3 क्षेत्र, आपको पहले पता होने 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का, आपके प्राथमिक क्षेत्र है आपका कृषि और पशुपालन को क्या माना गया है, प्रथम क्षेत्र माना गया है। द्वितीय क्षेत्र क्या माना गया है, उद्योग भवन निर्माण, ये आपका क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र है आपका परिवहन व बैंक। देखो आपको याद रखना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंदर आ गया कृषि और पशुपालन, द्वितीय क्षेत्र में आ गया आपके भवन निर्माण, उद्योग व भवन निर्माण, और तृतीय क्षेत्र में आ गया परिवहन और बैंक। साथियों यह था आपका अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के जो इंपोर्टेंट पर्सन है उनमें कुछ क्वेश्चन थे, इनको आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना, इन्हीं में से आपको इकोनॉमिक्स के पर्सन मिलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।